कहानी की शुरुआत एक पूरी तरह तबाह हो चुकी दुनिया से होती है। चारों ओर सिर्फ खंडहर, टूटी हुई इमारतें और वीरानी दिखाई देती है। रात का समय है और आसमान सितारों से भरा हुआ है। इस उजाड़ इलाके में एक युवक अपनी पीठ पर एक विशेष मशीन जैसी कुर्सी उठाए हुए चल रहा है, जिसमें एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी है। दोनों काफी समय से लगातार सफर कर रहे हैं। चलते चलते लड़की आसमान की ओर देखकर कहती है, आसमान के तारे इतने सुंदर क्यों लगते हैं? मैं उन्हें हर रात देखती हूँ, लेकिन हर बार उन्हें देखकर मोहित हो जाती हूँ। लड़का शांत स्वर में जवाब देता है, वे सिर्फ गैस के जलते हुए विशाल गोले हैं। यह बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। लड़की मुस्कुराकर कहती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी सुंदरता की सराहना नहीं कर सकती। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़का पूछता है, वैसे क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? लड़की अपने सामने होलोग्राम स्क्रीन खोलकर रास्ते की जांच करती है। वह बताती है कि वे 20 दिन और 14 घंटे से लगातार यात्रा कर रहे हैं, जब से मदर नाम का सैटेलाइट क्रैश हुआ है। होलोग्राम डेटा देखने के बाद वह अनुमान लगाती है कि मदर लगभग 180-200 मील दूर उत्तर पश्चिम दिशा में गिरा होगा। वहां उसे अपने द्वारा छोड़ा गया डेटा सैटेलाइट मिलने की उम्मीद है। लेकिन वह एक चेतावनी भी देती है कि जिस दिशा में वे जा रहे हैं, वह एक पुराना युद्ध क्षेत्र, ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन है। वहां कुछ खतरनाक चीज अभी भी सक्रिय या सोई हुई हो सकती है, इसलिए वहां पहुंचना जोखिम भरा होगा। इसके बावजूद दोनों फैसला करते हैं कि जोखिम उठाना ही पड़ेगा। लड़का दूरबीन निकालकर उत्तर पश्चिम दिशा देखने लगता है और दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। लड़की के बताए हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लड़का दूरबीन से देखने लगता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह मदर के बारे में सोचने लगता है। वह कहता है कि मदर सिर्फ एक साधारण सैटेलाइट नहीं थी। उसने अपनी कक्षा में एक और सैटेलाइट छोड़ा था, जिसमें उसके पूरे सिस्टम का डेटा सुरक्षित था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। लड़की मुस्कुराकर बताती है कि वह और मदर पहले एक ही अस्तित्व का हिस्सा थे। बाद में उसे अलग कर दिया गया और अब वह अपनी अलग पहचान रखती है। लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि उसका असली रूप अभी भी मदर के पास ही है। वह भावुक होकर कहती है, मैं असली मदर से मिलना चाहती हूँ। सिर्फ उसके डेटा से नहीं, बल्कि उससे, उसके वास्तविक रूप में। उसकी बात सुनकर लड़का कुछ नहीं कहता, बस उसकी ओर देखता रहता है। लड़की आगे कहती है कि अगर वे मदर तक पहुंच गए, तो शायद वह फिर से अपना पूरा डेटा वापस पा सकेगी और दोबारा अपने पैरों पर चल सकेगी। तब उसे हमेशा इस मशीनुमा कुर्सी पर बैठकर सफर नहीं करना पड़ेगा। लड़का उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है। यह देखकर लड़की हंसते हुए कहती है, लेकिन तब तक तो मुझे उठाकर ही ले चलो, आखिर तक मेरा साथ निभाओ। लड़का बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और दोनों फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानती हो, जब से मैं तुमसे मिला हूं, तुम हमेशा से बहुत शरारती रही हो। लड़की भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूं। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। लड़का अचानक गंभीर हो जाता है और पूछता है, जिस दिन गृहयुद्ध शुरू हुआ था, उस दिन आखिर हुआ क्या था? यह सवाल सुनते ही लड़की कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें ताज़ा होने लगती है। उसे याद आता है कि उसी दिन आसमान से विशाल सैटेलाइट मदर धरती पर गिर रही थी। पूरी दुनिया में अफरातफरी मच गई थी। चारों तरफ विस्फोट, आग और तबाही फैल गई थी। उसी विनाश के बीच मदर ने आखिरी बार उससे संपर्क किया था। मदर ने उससे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यही शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। फ्लैशबैक खत्म होते ही लड़की वर्तमान में लौट आती है। लड़का कुछ देर तक चुप रहता है। उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई देता है। तभी लड़की धीरे से कहती है, शायद इसलिए मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे कीमती है। लड़का उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वह बस आसमान की ओर देखता है और दोनों बिना कुछ बोले अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लड़की अचानक कहती है, रुको। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके सेंसर ने कुछ खतरनाक महसूस किया था। वो तुरंत बोलती है, हमारे आसपास सोई हुई मशीनें जाग चुकी है। लड़का तुरंत पूछता है, कितनी? लड़की जवाब देती है, लगभग 13। इतने सारे दुश्मनों का नाम सुनकर भी लड़के के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आता।
वो शांत आवाज में कहता है, तो फिर हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहकर वह लड़की को धीरे से नीचे उतारता है और बोलता है, मैं अभी आता हूं। अगले ही पल वह अपनी खास शक्ति एक्टिवेट करता है। उसके शरीर से नीली ऊर्जा निकलने लगती है और उसके हाथ में ऊर्जा से बनी एक चमकदार तलवार प्रकट हो जाती है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। सावधान रहना। लड़का बस हल्का सा मुस्कुराता है। रेड यानी उसके मिशन का कोर नेम। फिर वह लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और अगले ही सेकंड जोरदार छलांग लगाकर सीधे दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं उन्हें यहां तक नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने इसके ट्रैकर्स पकड़ लिए तो हमारी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। कुछ ही सेकंड बाद दूर से लाल लाल रोशनियां चमकने लगती है। सोई हुई मशीनें पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थीं। वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लड़का अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है और सामने आते हुए स्क्रैप मशीनों को देखकर कहता है, लगता है सेकंड वॉर के ये पुराने स्क्रैप आज भी काफी तेज है। यहीं से एक जबरदस्त एक्शन फाइट शुरू होने वाली होती है और बिजली जैसी रफ्तार से वहां से छलांग लगा देता है। उसी पल बूम, जहां वो खड़ा था वहां जबरदस्त धमाका होता है। जमीन के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन मशीन यहीं नहीं रुकती। चारों तरफ से लगातार मिसाइलें और गोलियां बरसने लगती है। हर तरफ विस्फोट ही विस्फोट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैदान युद्ध भूमि बन चुका हो। लड़का कभी दाएं, कभी बाएं, तो कभी हवा में छलांग लगाकर हर हमले से बचता जाता है। एक पल के लिए वो आसमान में बहुत ऊंची छलांग लगाता है और उसी समय अपनी तलवार को नीली ऊर्जा से भर देता है। पूरी तलवार चमकने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब सोने का समय हो गया। अगले ही पल वो बिजली की तरह नीचे गिरता है। धड़ाम, उसकी नीली ऊर्जा से बना विशाल वार सीधे मशीन पर पड़ता है। जोरदार धमाके के साथ धूल का बादल उठ जाता है। लेकिन धूल हटते ही लड़का देखता है कि मशीन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है और तभी दूर दूर तक बाकी मशीनों के भी जागने की आवाज आने लगती है। रंबल रंबल। लड़का समझ जाता है, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। नीली बिजली जैसी तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है और एक ही पल में चारों तरफ मौजूद सभी मशीनों को टुकड़ों में काट देती है। बूम बूम बूम। लगातार धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में जो मशीनें कुछ देर पहले मौत बनकर उनके सामने खड़ी थीं, अब सिर्फ जलता हुआ कबार बन चुकी थीं। लड़का धीरे धीरे अपनी चमकती हुई तलवार नीचे करता है। उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य थीं, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। पीछे बैठी लड़की हैरानी से उसे देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या सब खत्म हो गया? लड़का चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है, अभी के लिए हाँ। लड़की राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी उसे दूर कहीं हल्की सी आवाज सुनाई देती है, क्रीक क्रीक। वो तुरंत उधर देखने लगती है। मलबे के नीचे एक आखिरी मशीन अब भी हिल रही थी। उसकी लाल आंख फिर से जल उठती है। लेकिन इस बार लड़का उसे मौका ही नहीं देता। वो बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ही वार में उस मशीन का सिर धड़ से अलग कर देता है। क्रैश। अब सचमुच पूरा इलाका शांत हो चुका था। कुछ देर बाद लड़की अपने सिस्टम को दोबारा एक्टिव करती है। नीले होलोग्राम हवा में उभर आते हैं। कुछ सेकंड स्कैन करने के बाद वो कहती है, मदर के गिरने की दिशा के हिसाब से अब हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। बस लगभग 180 से 200 मील और। वो आगे जोड़ती है, लेकिन रास्ते में एक पुराना वॉर जोन है। अगर वहां पुराने हथियार या डिफेंस सिस्टम अभी भी एक्टिव हुए तो खतरा हो सकता है। लड़का बिना डरे जवाब देता है, जो भी सामने आएगा उससे निपट लेंगे। वो अपना विजर पहनकर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, चलते हैं। दोनों फिर से उस सुनसान बर्बाद दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं। दूर आसमान में चमकते सितारे और उनके नीचे दो अकेले मुसाफिर, एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो शायद पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती थी। और इसी के साथ अ फॉलन स्टार चैप्टर 1 यहीं समाप्त होता है।